तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ठीक है, यूनिट 1 का नाम क्या है? नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये फाइनल एग्जाम में आपका कैरी करेगा कितना मार्क्स? 10 मार्क्स। इस साल इसी चैप्टर से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बना था। 2024 का पेपर में इसी चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना था। टॉपिक था पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, उससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बना था। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आपका कैरी कितना करेगा? 10 मार्क्स कैरी करेगा। इस चैप्टर का अच्छा बात क्या है कि इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स है कोई भी टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आज जो पहला टॉपिक आप लोग पढ़ोगे उसका नाम है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। दूसरा टॉपिक जो आप लोग पढ़ोगे वो होगा आपका एलिगेशन एंड मिक्सचर। ठीक है, ये होगा आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक जो आप पढ़ोगे उसका नाम होगा बोट्स एंड स्ट्रीम्स। चौथा चैप्टर जो आप पढ़ोगे उसका नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। और फिफ्थ टॉपिक जो आप पढ़ोगे रेसेस एंड। पांचवा टॉपिक जो रेसेस एंड गेम्स है इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। ठीक है, लॉजिक के बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, और इसमें एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो एक दूसरे से लिंक्ड है। क्लियर है, कोई भी चैप्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है। अब 10 मार्क का क्वेश्चन है, किससे पूछेगा, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर ढंग से कंप्लीट करना है। और ये जो आपके पास फर्स्ट यूनिट है ये फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन फ्यूचर जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलो एरिथमेटिक। मॉड्यूलो एरिथमेटिक। मॉड्यूलो एरिथमेटिक को एक और नाम दिया गया है लॉग एरिथमेटिक, या एक और चीज बोल सकते हैं रिमाइंडर ऑफ एरिथमेटिक या एरिथमेटिक रिमाइंडर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने बोला रिमाइंडर ऑफ एरिथमेटिक तो एक चीज दिमाग में क्लिक किया होगा कहीं ना कहीं आपको, किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? रिमाइंडर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? रिमाइंडर के बारे में। जैसे कि सोचो, मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करो, 9 डिवाइडेड बाय 4 करो। ठीक है, तो 4 टू जा 8, रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1। तो इस पूरा चैप्टर के अंदर जो आपको स्टडी करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में स्टडी करना। आया बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में कोई लेना देना नहीं। ठीक है, याद करो क्लास आई थिंक 10 में एक टॉपिक था यूक्लिड लेमा बोल के। क्लास 10 का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के अंदर ही आई थिंक पढ़ा हुआ यूक्लिड लेमा। कैंसिल हो गया था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देख लो। ठीक है, एकदम सिंपल है, ये भी बचपन से पढ़ के रखा है। सोचो, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया इस एग्जांपल के हिसाब से ए क्या है? 9, बी क्या है? 4, और आर क्या है? 1। ठीक है, ए को वैसे बोलते क्या है? डिविडेंड। बी को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्यू को बोलते हैं क्वोशिएंट, और आर को बोलते हैं रिमाइंडर। इसी को बोलते थे यूक्लिड लेमा। बेसिकली ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को ही अपन बोलते थे यूक्लिड लेमा। ठीक है, ये भी बचपन में आप लोग पढ़ के रखा है। डिवाइडेंड, डिविजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर सब कुछ पढ़ के रखा है। ठीक है, अब एक चीज सोचो, आज का दिन क्या है? टुडे इज व्हाट? ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे। ठीक है, मैं आपको पूछता हूँ
what will be the day after 200 days। ठीक है, आज का दिन क्या है, मंगलवार, ठीक है, मतलब ट्यूसडे। 200 दिन के बाद में कौन सा दिन आएगा, ये आपको बताना है। अब एकदम सिंपल सा चीज सोचो, 1 वीक के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 7। मतलब एक तरीके का रिपीटेशन है। 7 दिन खत्म होने के बाद में फिर से आपका जो इंटरवल है वो घूमना शुरू कर देता है। जैसे क्लॉक है, 12 आवर्स का क्लॉक होता है, तो एक पॉइंट के बाद में फिर से वो घूमना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपका जो सिचुएशन दिया हुआ किसके ऊपर दिया हुआ है, डे के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, 200 से 7 को डिवाइड कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 2 जा 20 में से 14 गया 60, हाउ मेनी टाइम्स, 7 8 जा, कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर क्या आ रहा आपका 4। तो इसका मतलब ट्यूसडे से 4 डेज आप ऐड कर लो, क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब आज अगर ट्यूसडे है, आफ्टर 200 डेज क्या होने वाला है, सैटरडे होने वाला। क्लियर ये चीज, ये आपने कैसे पता किया, बिकॉज आपको पता है नंबर ऑफ डेज के बारे में जब भी मैं बात करता हूं हमेशा क्या होता है, एक तरीके का रिपीटेशन। तो जहां पे भी रिपीटेशन हो रहा होता है वहां पे हमेशा यूज होता है क्या, मॉड्यूलो अरिथमेटिक। मॉड्यूलो अरिथमेटिक का दूसरा नाम मैंने क्या बोला, रिमाइंडर क्लॉक अरिथमेटिक और रिमाइंडर अरिथमेटिक, ठीक है। अब बात यह था कि इसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक इतना टाइम से हम बोल रहे हैं, तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 200 को किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया। अब इसको मेरे को अगर लिखना होगा मॉड्यूलो के केस में तो हम लिखेगा कैसे, 200 मॉड 7, ये होता है रिप्रेजेंटेशन। जब कभी भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक में इस तरीके का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो जाए, ऐसा अगर यदि आपको बोल दे कि भैया आप कैलकुलेट करो 200 मॉड 7, तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भैया इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर आप बताओ, इसको डिवाइड करके इसका आप क्या बताओ, रिमाइंडर। तो 200 से जब मैंने 7 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा था, तो 4 विल बी माई, इजी, हाँ या ना, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर। क्लियर ये चीज, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है कैसे अपन करते हैं। अगर यदि आपको ऐसे बोल दिया कि आप कैलकुलेट करो 5 मोड 7, आंसर क्या होगा, 5 इटसेल्फ। 5 मोड 7 अगर यदि मैंने बोल दिया तो आंसर क्या होगा, 5 ही होगा, बिकॉज जो छोटा नंबर होगा वही तो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। क्लियर ये चीज। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन लिखना, मैंने क्या लिखाया था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सुंदर से यहाँ पे एक कंडीशन लिखो जो आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर क्यू आर बिलोंग्स टू आई, आई का मतलब क्या होता है, इंटीजर, ठीक है। और आर का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और बी के बीच में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लिखा है मैंने इधर, जो आर का वैल्यू होगा, आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर। आर का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और बी के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब बी के बराबर नहीं हो सकता, बी से हमेशा क्या होना पड़ेगा, छोटा। और हार्डली मैक्सिमम कितना वैल्यू ये ले सकता है, 0, सॉरी मिनिमम कितना वैल्यू ले सकता है, 0। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने लिखा क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू। जब लेस देन इक्वल टू मैं लिख देता हूं तो मतलब 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। क्लियर ये चीज। तो आर का जो वैल्यू मतलब रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 और बी के बीच में ही लाई करेगा। क्लियर ये चीज, इससे बड़ा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करने दे रहा हूं, देखते हैं कौन उसका आंसर बता सकता है, ठीक है। एकदम डिवीजन के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है।
पहला है 21 मॉड 2 और दूसरा है -8 मॉड 5। सॉरी, -8 मॉड 5। 21 मॉड 2 मेरे ख्याल से तो इजी है, इसमें तो मेरे ख्याल से तकलीफ आपको हुआ ही नहीं होगा। 2 से भैया आपको डिवाइड करना है, कितना टाइम्स डिवाइड करना है? 10 टाइम्स। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा? 1। तो 21 मॉड 2 का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है? अब बात आता है -8 मॉड 5 का। -8 मॉड 5, इसका बताओ क्या आ रहा है आंसर? 2। सबका 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? क्या गलती किया? देखो सुनो यहाँ पे, 5 -8 5, और यहाँ पे क्या है? -8। बेसिक आप लोग क्या करते हो, आपका दिमाग क्या बोलता है, आप क्या करते हैं? गलती बताओ, पहले गलती समझते हैं, ठीक है? आप लोग क्या करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, -8 -5, बिकॉज ये तो माइनस होगा, -8 -5 करोगे तो आपके पास क्या आएगा? क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिकॉज ये कंडीशन क्या बोलता है, आर का जो वैल्यू है, मतलब रिमाइंडर का जो वैल्यू है, वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? 0 और बी के बीच में। बी था क्या वैसे? डिवाइजर, ठीक है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। क्लियर एचेस? बट यहाँ पे इशू आ गया, क्या इशू आया कि भैया नेगेटिव में आ गया आंसर। क्लियर एचेस? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं भैया, इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? -1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -1 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है मेरे पास? -8 -5 क्या आएगा? -3। तब भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी गलत है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? -2 से मल्टीप्लाई करेगा। -2 से जैसे हम मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा मेरे पास? -10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आया बात समझ में? तो मेरे पास रिमाइंडर अभी क्या आ गया? 2। और रिमाइंडर आना भी क्या चाहिए था? यही आना चाहिए था, बिकॉज रिमाइंडर के लिए कंडीशंस क्या बोलता है कि भैया 0 और बी के बीच में, मतलब डिवाइजर के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब किसी के दिमाग में आ रहा था कि भैया -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? करके देख लो, -3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 7। 7 अगेन आपका 5 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर ये चीज? सो दिस विल बी योर राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? चलो, एक क्वेश्चन और करो। -9 + 23 मॉड 12, ठीक है? ट्राई करो। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है? Correct। सबका 8 आ रहा है। 9 + 23 कितना होता है? बस 9 + 23 थी, इसमें घबराना नहीं है। 23 और 9 को ऐड कर लो, कितना होता है आपका आंसर? 23 और 9 को ऐड करोगे तो 32 मॉड 12। तो 32 को 12 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 × 2 = 24। रिमाइंडर में कितना आएगा? 8। हो गया आंसर, खत्म। और क्या पूछेगा? देखो इतना ही आसान था, ठीक है? एक बार एमसीक्यू में ये माइनस वाले क्वेश्चन पूछा गया। बोर्ड क्या बता रहा है, माइनस वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पूछा गया। एग्जैक्टली ये नहीं था, मतलब नेगेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए, नया टॉपिक डालिए, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक है, सुंदर से इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लेट ए एंड बी be two integers
एंड NBN integer greater than 1, then A is said to be congruent to B modulo n if and only if n divides the difference of A and B, that is A congruent to B mod n, if there exists an integer lambda such that A minus B equal to lambda। ये है इसका पूरा डेफिनेशन, ठीक है। ये पहले आप लोग लिख लो खाली। ये दो एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल पहले करवाऊंगा, फिर इसके अंदर फिर से इस डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। अब देखो, एक तरफ मैं ले रहा हूँ 15 mod 2, ठीक है। दूसरी तरफ मैं ले रहा हूँ -6 mod 7, ठीक है। 15 mod 2 जब मैं लेता हूँ तो इस जगह पे मेरे पास रिमाइंडर पे क्या आएगा, 2 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर पे आपके पास क्या आ गया, 1। क्लियर एचएस। -6 mod 7 जब मैं लेता हूँ, ठीक है, क्या आएगा, उल्टा लिख दिया सॉरी, क्या आएगा, 1 आ रहा है। दो अलग अलग केसेस मैंने लिए, दोनों अलग अलग केसेस में हो क्या रहा है, रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है। पहला केस में भी आपका रिमाइंडर 1 आ रहा था, दूसरा केस में भी आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब दोनों केसेस में हमारे पास रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो उस केसेस पे आप कैसे लिख सकते हैं, 15 कॉन्ग्रुएंट टू -6 mod 1, क्या लिख सकते हैं, सॉरी mod 7, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर, ओ हो, रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 mod 7, हालांकि दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। 15 mod 7 लिया, -6 mod 7 लिया, ठीक है। 15 mod 7 पे भी मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -6 mod 7 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। दोनों केसेस पे नंबर अलग था, डिवीजन एक ही नंबर से कर रहा था, बट रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हमेशा याद रखना, कोई भी दो नंबर अगर अपन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो अलग अलग नंबर अपन ले रहे हैं, ठीक है, उसको सेम नंबर से तुम डिवाइड करो। कोई भी दो अलग अलग नंबर आप ले रहे हो, उसको सेम ही नंबर से डिवाइड करो, और उस केस में रिमाइंडर आपका सेम आ जाए, तो अपन वो दोनों अलग अलग नंबर को क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे पे क्या है वो, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है चीज। ये जो मैंने साइन लिखा है 3 2 इक्वल, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है चीज, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना, मॉड क्या लिखा मैंने, 7 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास 15, इधर क्या आपके पास -6 है, ठीक है। अब ये -6 को थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। -6 जो था उसको थोड़ा सा आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो क्या बन जाएगा +6। 15 + 6 क्या होता है 21। क्या 21 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। क्लियर ये चीज? तो ये चीज भी आप लोग दिमाग में रखना। कोई भी दो नंबर एक दूसरे पे, कोई भी दो नंबर एक दूसरे पे अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उनका डिफरेंस भी मॉड वाले नंबर से क्या होगा? डिविजिबल होगा। आया बात समझ में? आया ना? अब ये डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Let a and b be two integers and n be an integer greater than 1. ठीक है? a and b be two integers and n be an integer greater than 1. a is said to be congruent to b modulo n if and only if n divides the difference of a and b. कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस को अगर ये डिवाइड करेगा तभी एक दूसरे पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब इस केस में मेरे लिए a क्या था 15 और b क्या था -6 और n क्या था 7। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये कहानी था आपका कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का। कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी भी कोई दिक्कत है तो बताओ। कौन सा? इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर लैम्डा सच दैट a - b = लैम्डा, मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं ना। आया बात समझ में? ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी, ये तो वन ऑफ द केसेस मैंने लिया है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। वो केसेस का भी एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। वो आगे अभी 2-3 टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? अब एक चीज देखो, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ 147 congruent to 3 mod m, then find the values of if 147 congruent to 3 mod m, then find the values of m। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये जो सिचुएशन है ये क्या बोलना चाह रहा है कि 147 और 3 तो चलो भैया समझ में आ गया, एक दूसरे पे क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे क्या लिखा? मॉड m। अब ये m पे क्या क्या वैल्यूज आ सकता है, ये m की जगह क्या क्या वैल्यूज अपने पास आ सकता है। ठीक है? अब क्वेश्चन से एक चीज समझो, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस पे 147 और 3 को डिक्लेयर कर दिया ये लोग क्या है? एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट है। जब डिक्लेयर हो जाता है कि एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो m से डिविजिबल होगा। हाँ या ना? बोल सकते हैं इनका जो डिफरेंस होगा वो m से डिविजिबल होगा। ठीक है? तो हम यहाँ पे ये बोल देते हैं कि सिंस 147 congruent to 3 mod m, ठीक है, therefore 147 minus 3 is what? Divisible by m। हाँ या ना? तो 147 माइनस 3 करोगे तो वैल्यू क्या आएगा आपके पास? 144। ठीक है? दैट मीन्स 144 इज डिविजिबल बाय m। तो हम लोग ये बोल सकते हैं m तुम्हारे लिए क्या बन गया? m इज ए डिवाइजर ना? आया ना? m इज ए डिवाइजर ऑफ व्हाट? 144। एकदम सिंपल है। 144 का सारा फैक्टर्स बता दो, 144 का जितना फैक्टर्स है सारा बता दो, आंसर आ गया। तो 144 का सारा फैक्टर्स होगा क्या बताओ? 2 से स्टार्ट कर लो। ठीक है? 2 से स्टार्ट कर लो। 2 होगा, 3 होगा, 3 होगा क्या? तुम लोग से पूछ रहा हूँ। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। हाँ 8 होगा। ठीक है, 8 होगा ना? ठीक है। 9 भी होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14, 15, 16 होगा, 100% होगा। 16 into 9
17 नहीं होगा, 18 होगा क्या? यस होगा। 19 होगा, 20, 22, 24 कौन बोलेगा? 24 होगा, 36 होगा, 36 होगा, ठीक है, 48 होगा, 72 तो 100% होगा, ठीक है। 48 के अंदर सीधा आप चला जाओ कहाँ पे, सीधा डबल पे, कहाँ पे? और 144 खुद नहीं होगा, क्या चीज? खुश? और ये रुको 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 रुको, मॉड है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल डिवीजन थोड़ी ना कर रहा है, 1 से बड़ा होना चाहिए, टू टू टू, भावना में बह गए। हाँ, ठीक है। देखो, अब ये तो चलो ऐसा सिचुएशन था कि ऐसा प्यारा सा नंबर आ गया तो हम लोग को पता रहे, नहीं समझ में आए तो आपके पास एक हथियार है, प्राइम फैक्टराइजेशन, बचपन में किया होगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कर लेना, सारा नंबर्स मिल जाएगा। क्लियर है चीज? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, सारा नंबर्स तुमको मिल जाएगा, आया ना? मिल जाएगा ना? चलो, और कोई दिक्कत? अब एक और सवाल लिखो इसी के बेसिस पे, ठीक है, थोड़ा सा बदलते हैं उसको। 1 नहीं होगा, डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, पढ़ो उसको। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying x congruent to 12 mod 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का डिमांड क्या आ गया, इस पे भी अगेन आपको क्या निकालना है, सेट ऑफ वैल्यूज, नहीं मतलब काफी सारा वैल्यूज निकलेगा, आपको सारा वैल्यूज लिखने का जरूरत नहीं, आपको कुछ वैल्यूज को लिखने का जरूरत है, ठीक है। बट कैसे करेंगे इसमें? अब जैसे कि सवाल आपको बोल दिया कि x कॉन्ग्रुएंट किसके ऊपर है, 12 के ऊपर, ठीक है, x है कॉन्ग्रुएंट, तो क्या अपन ये बोल सकते हैं x माइनस 12, ठीक है, x माइनस 12 इज डिविजिबल बाई, आया ना? बोल सकते हैं, डिविजिबल बाय 5 बोलो, मल्टीपल ऑफ 5 बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा, ठीक है। तो क्या अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस 12 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा व्हेन लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, बिकॉज वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, मेरे को x के बारे में तो आइडिया नहीं है, क्वेश्चन भी क्या बोला है, आपको निकालना क्या, वैल्यू नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, सेट ऑफ वैल्यूज। आया बात समझ में? बिकॉज सोचो, कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होगा तो उसका मल्टीपल कुछ भी, चलो उससे भी तो डिविजिबल होगा ना, अगर हम लैम्डा की जगह 1 पुट करेगा तो 5 ही रहेगा, 2 पुट करेगा तो क्या बनेगा, 10, तो उससे भी तो डिविजिबल होगा, 5 तो है ही अल्टीमेटली, 3 पुट करेगा तो 15, उससे भी डिविजिबल होगा, मतलब 5 का कुछ भी मल्टीपल्स लेकर सबसे डिविजिबल होगा। क्लियर है? बट मुद्दा क्वेश्चन किसके ऊपर था, क्वेश्चन था किसके ऊपर, एक्स के ऊपर था, हमको चाहिए वैल्यू किसका, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो यहां से अपन क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 12 प्लस लेफ्ट साइड पे जो 12 था उसको हम भेज दिया कहाँ पे, राइट साइड पे। अब कुछ नहीं करना, अब ये लैम्डा के लिए क्या बोला है यहाँ पे, लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता क्या है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी का वैल्यू इंक्लूडिंग व्हाट, 0, बट वहां पे कोई भी डेसिमल वैल्यूज नहीं आना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो अब आराम से 2 3 आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यूज लेना है, 2 3 आपको नेगेटिव वैल्यूज लेना है, वैल्यूज पुट करो और एक्स का क्या क्या वैल्यूज आता है लिख दो, वही होता है आपका सेट ऑफ वैल्यूज। हाँ एकदम से, हाँ, अरे बाबू सेट ऑफ वैल्यूज तुमको पूछा है, क्लियर है चीज,
सेट ऑफ वैल्यूज पे तो तुम कितना दूर तक जाएगा नहीं पता ना। तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या होता है, दो तीन पॉजिटिव वैल्यू लिखो, दो तीन नेगेटिव वैल्यू लिखो, खत्म। तो पहले आप करो, लैम्डा का वैल्यू सोचो आप जीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है, लैम्डा का वैल्यू जीरो पुट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 12। लैम्डा का वैल्यू आप वन पुट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपके पास, लैम्डा का वैल्यू सोचो टू पुट कर रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 22, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू -1 पुट कर रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू -2 पुट कर रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2। इतना काफी है। अब अगर यदि वैल्यूज दिखाना है तो इस प्रकार कुछ दिखा दो, डॉट 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 2 7, फिर उसके बाद में 12 17 22 अगेन डॉट 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 डॉट, खत्म। क्या चीज, ये लैम्डा का जो वैल्यूज तुम कंसीडर कर रहे हो वो दिखाना पड़ेगा। हाँ वो दिखाना पड़ेगा कि तुम वैल्यूज क्या कंसीडर कर रहे हो, बोलो, लिख लो, तुम्हारा मर्जी है। हाँ हाँ कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकता है, के लिख सकता है, तुमको मन है अक्षोतम लिखना है, ए कैपिटल ही लिख दो, अक्षोतम भी कांस्टेंट है, हार्ड लिखना है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में फर्क समझ में आया। पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा था कि ये दो दो नंबर एक दूसरे पे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये डिवाइड किससे हो रहा है। तो उस केस में अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करना। बात समझ में आ रहा है, क्लियर इज। और इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई आपका हो रहा है क्या 5, आपको बस फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लो। अब इस दुनिया का कोई भी सिचुएशन ऐसा केस पे आ जाए तो तरीका आपके पास यही है। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, वो करो। सर एक क्वेश्चन पूछूं, पर आप पिछला क्वेश्चन में टू से पहले भी डॉट डॉट है, वन से छोटा नंबर थोड़ी होता है। अरे तो माइनस थ्री लेगा, वन आंसर माइनस 15 की प्लस 12 वाले माइनस 3 आएगा, तो इधर माइनस। चलो ये निकालो आप लोग, 39 मॉड 39 कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉड 7 था, ठीक है। तो इस पे आप ऐसे लिख सकते हो 39 माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय क्या 7, ठीक है। 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हो, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 39 माइनस 7 लैम्डा, हाँ या ना। x को राइट पे भेज दिया, लैम्डा को लेफ्ट पे ले आया, कोई दिक्कत इसके अंदर। x इक्वल टू 39 माइनस 7 लैम्डा, वेल लैम्डा बिलोंग्स टू, बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, ये लिख सकते हैं हाँ या ना। अब इस पे अगर आप लैम्डा का वैल्यू जीरो पुट करते हो, x का वैल्यू क्या आएगा 39, लैम्डा का वैल्यू वन पुट करते हो, x का वैल्यू क्या आएगा 32, लैम्डा का वैल्यू टू पुट करते हो, 25, x का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा का वैल्यू -1 पुट करते हो, x का वैल्यू कितना आएगा 46, लैम्डा का वैल्यू -2 पुट करते हो, x का वैल्यू माइनस माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा ना 53। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना लिखना कैसे, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज को पुट करने पे ही आया ना। तो जब भी आप लिखते हो इस चीज को, इसको इस प्रकार लिखना 53 46 39 32, ये होगा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है, क्या बोल रहा है, देखो क्योंकि तुमने
नेगेटिव वैल्यूज को पुट करके ये ऑब्टेन किया। आया बात समझ में? नेगेटिव वैल्यू जब पुट करोगे ये तुम्हारे पास वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव हमेशा लेफ्ट पे रहता है और पॉजिटिव हमेशा राइट पे रहेगा। हाँ, क्लियर? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और लिखो। या तो लिखो मत, लिखेगा ही नहीं। समझा? सर भी 1 0 के जगह 1 देगा। सारा बाइनरी नंबर्स तुमको ही आ गया ना? है? वही तो बोल रहा है ना। बट एक प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन को लेके बाहर में जाओ। प्रेजेंटेशन है, मार्क्स मैटर। It is currently 8 AM, ठीक है। What time in AM or PM will be in next 1500 hours? ठीक है, ये आपको निकालना। एट प्रेजेंट समय क्या हो रहा है? 8 बज रहे हैं। 8 कौन से? सुबह के, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एक बेसिक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। दो टाइप का क्लॉक्स कंसीडर किया जाता है, एक 12 आवर क्लॉक और एक 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एएम और पीएम मेंशन किया हुआ रहे, याद रखना इस चीज को। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एएम और पीएम मेंशन किया हुआ रहे तो हमेशा 24 आवर्स का क्लॉक कंसीडर किया जाता है। कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है देन इट विल बी व्हाट? 12 आवर्स क्लॉक। क्लियर ये चीज? कुछ मेंशन नहीं किया तो 12 आवर्स का क्लॉक। जब कुछ मेंशन किया हुआ रह जाए, कुछ मतलब एएम और पीएम, एएम और पीएम अगर जिसे मेंशन किया हुआ रहेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर निकालना है तो हमेशा कौन सा आवर्स क्लॉक कंसिडर करोगे? 24 आवर्स क्लॉक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अभी क्या बज रहे? सुबह के 8, ठीक है। आफ्टर 1500 आवर्स, आफ्टर 1500 आवर्स समय होगा क्या? तो 1500 आवर्स के बाद में समय निकाल दो। इसको डिवाइड किससे करोगे? 12 से डिवाइड कर दो, सॉरी 24 से डिवाइड कर दो। क्लियर है चीज? वो 12 तो समझ में नहीं है। कौन सा? आप बोले एएम और पीएम। हाँ, 12 से डिवाइड। तुम एक चीज देखो, इन जनरल अगर यदि हम लोग एक घड़ी के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, सुबह का 12 बजा और फिर रात का 12 बज रहा है, ठीक है, वो 12 आवर्स क्लॉक के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में तुम सोचो 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तक जाता है ना, तो उसको बोलता अपन क्या? 24 घंटा का क्लॉक। तो अपना डिजिटल क्लॉक देखता है, उसमें क्या लिखा होता है? 1500 आवर्स। तो 1500 आवर्स का एक्चुअल मतलब क्या हो गया? 1500 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 3 बज रहा है। 1500 को तुम 12 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारा? 1500 को तो 15 को बेसिकली 12 से डिवाइड कर दो। 1500 आवर्स नॉर्मली बोलते हैं। 15 को 12 से अगर तुम डिवाइड करेगा, ठीक है, तुम्हारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आएगा रिमाइंडर तुम्हारा। और एक्चुअल में टाइम कितना होता है? 1500 का मतलब कितना होता है? 3 होता है। क्लियर है? तो वहां पे क्लॉक का डिफरेंशिएशन आ जाता है। जब भी एएम पीएम ये लोग खास करके मेंशन कर देगा तो वहां पे हमेशा सोचो 24 घंटा का क्लॉक ही तुमको कंसीडर करना है। 24 घंटा का क्लॉक का मतलब हो गया जहां पे 17 18 23 इस तरीके से नंबर मेंशन किया जाएगा। क्लियर ये चीज? आया बात समझ में? अगर 12 घंटा का क्लॉक ही रहा ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट। इसमें क्या आएगा तुम्हारे पास? आंसर क्या आ रहा है? 8 पीएम आ रहा है। हाँ, बट देखिए ऐसे एकदम देखो देख तो पहले तो 1500 को 20 से डिवाइड तो कर ले, और 20 बोल दो सॉरी 24 से डिवाइड तो कर ले।
हाँ, कितना होगा 1500। वेट ए मिनट, मेरा लैपटॉप मर जाएगी। तो डिवाइड करो इसको। 24 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स आई थिंक। 6 टाइम जा रहा है क्या? 6 टाइम्स कितना हो रहा है? 144। फिर 24 2 टाइम्स 48। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 12। क्लियर एचेस? तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया? 12। तो अब 8 AM पे 12 को ऐड कर दो, क्या बनता है? 8 PM। तो 8 PM लिखोगे या 20 PM लिखोगे? बेस्ट क्या होता है? 20। क्लियर एचेस? तो नेक्स्ट 1500 आवर्स आपका आंसर क्या रहेगा? 1500 घंटे के बाद में आपका आंसर क्या बनेगा? 8 PM 20,000। इसको 8 PM का 20 इसको इस तरीके से लिखो। ठीक है, 8 PM और 20:00। देखो मैंने इस पे PM नहीं लिखा। 20:00 का मतलब ही क्या होता है? 8 PM। ठीक है ना? क्लियर है चीज? देखो 20:00 जब मैंने लिख दिया, 20:00 का मतलब होता है 8 PM। तो अब या तो 8 PM लिखो या 20:00 लिखो। क्लियर है चीज? 20 के अंदर PM मत लगा देना, उसका मतलब ही PM होता है। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ठीक है? if a plus b equal to c, then a mod n plus b mod n congruent to a plus b plus। अब ये बेसिकली क्या बोलना चाहते हो? सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए, 486 प्लस 729 मॉड 12। ठीक है? अगर ये MCQ में तुमको सवाल पूछ लिया तो तुम्हारा मर्जी, तुमको जैसे करना है। ठीक है? 486 729 को अलग से ऐड करके फिर 12 से डिवाइड कर दिया, जो आंसर आया खत्म। बट बाई चांस तुमको 2 मार्कर में पूछ लिया 486 प्लस 729 मॉड 12 करो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है? यूजिंग प्रॉपर्टी अगर तुमको बोल दिया तो क्या होगा? तुमको क्या करना पड़ेगा? 486 मॉड 12
प्लस 729 मॉड 12। ठीक है, तो 486 मॉड 12 करने पे रिमाइंडर क्या रहा, फटाफट बताओ क्या रहा रिमाइंडर, 6। और 729 पे क्लियर। अब अगेन ये दोनों छोटा छोटा नंबर है ना, 12 से तो छोटा ही है, 6 12 से छोटा है, 9 12 से छोटा है। तो 6 मॉड 12 करोगे तो 6 आएगा, 9 मॉड 12 करोगे तो 9 आएगा। तो अल्टीमेटली तुमको क्या करना पड़ेगा, 6 और 9 दोनों को ऐड कर दो, तो आएगा क्या तुम्हारे पास 15 मॉड 12। तो 15 मॉड 12 करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बोलो, तुम्हारे पास ये सिचुएशन दिया गया है, ठीक है। एक तरीका तुम्हारे पास क्या है कि 486 729 को दोनों को एक तरफ ऐड कर लो। ऐड करने का एक बड़ा सारा तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 डिजिट नंबर बनेगा। 4 डिजिट नंबर को 12 से डिवाइड कर लो और जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। हालांकि उसमें भी रिमाइंडर तुम्हारा क्या आएगा, 3। क्लियर है चीज। अब बोला है कि तुमको प्रॉपर्टी यूज करके ये करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 486 को अलग से 12 से डिवाइड करोगे, 729 को अलग से 12 से डिवाइड करोगे, तो वही लिखा हुआ 486 मॉड 12 729 मॉड 12। तो 486 को जो मैंने 12 12 से डिवाइड किया, ठीक है, किया ना नहीं किया तुमने, क्या अबे बोलो मुंह से। अबे तो देखने में कैसे पता है, वो तो हम ये लोग को पूछा क्या है, ये लोग बोले रिमाइंडर 6 आया। 486 को 12 से जब डिवाइड करोगे तब तुम्हारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर में 6। जो रिमाइंडर में आएगा वही यहाँ पे लिखा है। आया बात समझ में, जो रिमाइंडर पे आएगा वही मैंने यहाँ पे लिखा है। 729 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 9, वही लिखा है। क्लियर ये चीज। अब अगेन आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर छोटे हैं 12 से, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो, ठीक है ना। तो 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15। 15 को 12 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा। आया बात समझ में, क्लियर। यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आया किसी को तो भाई समझ लो 486 को 12 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये भी हम कर ही देता है, फिर बोलोगे भैया आप नहीं किया, बोलो। 6 और कभी 6 और 9 देगा, हाँ, तो ऐसा नंबर होता है 5 और 4 जो 12 से कम हो, तो क्या करना होता है? तभी तो ऐड ही करता, 5 + 4 9, 9 मॉड 12 आंसर 9 हो जाता, जब तक तुम उसको समाप्त नहीं कर देता। आया बात समझ में इस स्टेप तक, ठीक है। अब अगर तुमको 10 डिजिट दे देगा तो 10 के लिए अलग अलग से करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट वही देने वाला है, ये कर लेगा ना डिवाइड, बताओ। अरे एकदम कुछ नहीं है, पानी सा चैप्टर है ये। तो पानी में बहुत तक डूबता है। ओ डीप। 672, बट हम स्विम करना भी सिखा देगा। वो पहले का कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना। करो। वो डिवाइड बाय 3 मतलब मॉड 3 तो हाँ, इस डिवाइडेड बाय 3 होता है मॉड 3।